हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिलियन चैप्टर में संदर्ता पद का अध्ययन करेंगे। आपको हम बिलियन का डिफिनीशन लिखवाए थे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में विलय और विलायक होता है। ठीक है, बिलियन में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं, और बिलियन में जिस पदार्थ का मात्रा कम होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि बिलियन में हमेशा विलायक एक होगा, लेकिन विलय एक या एक से अधिक हो सकता है। एग्जाम्पल में आपको हम समझाता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी है, और इस पानी में हमने नमक को मिला दिया, NaCl को। ठीक है, और ये H2O है। जल और NaCl आपस में मिश्रित होकर एक समांगी मिश्रण बनाता है जिसे विलयन कहते हैं, और इस विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो पदार्थों से मिलकर जो विलयन बनता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि विलयन में विलय और विलायक होता है। यहाँ पे इस कंटेनर में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होगा उसे विलायक कहते हैं, मतलब जल जो होगा वो विलायक होगा। ठीक है, और NaCl विलय होगा। ठीक है, अच्छा, एक और कंटेनर यहाँ पे लेकर हम आपको समझाता हूँ। इस कंटेनर में भी जल है, H2O। ठीक है, और इस जल में हमने NaCl को मिला दिया और इसमें शक्कर को भी मिला दिया। इस कंटेनर में तीन पदार्थ है, जल है, NaCl है और शक्कर है। ये तीनों पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाएगा जिसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तीन पदार्थों से मिलकर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन में विलय और विलायक होता है। विलायक हमेशा विलयन में एक होगा, विलय एक या एक से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ पे जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होगा वो विलायक है, मतलब जल जो होगा वो विलायक होगा। ठीक है, NaCl और शक्कर विलय होगा। ठीक है, समझते हैं? किसी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है और विलय एक या एक से अधिक भी हो सकता। अब यहाँ पे विलय शक्कर और नमक है क्योंकि मात्रा कम है दोनों का, और जल का मात्रा अधिक है, उसे विलायक कहते हैं। समझते हैं? डाउट है? ठीक, इस विलयन चैप्टर में हमको द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है और त्रिअंगी विलयन का अध्ययन नहीं करना है। समझते हैं? मतलब दो ही पदार्थों से जो मिलकर समांगी मिश्रण बनता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, और द्विअंगी विलयन का ही अध्ययन विलयन चैप्टर में करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सांद्रता पद, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। स्कूल या कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे लैब होता है और उस लैब में जितना भी केमिकल रखा होता है वो बिलियन के रूप में होता है। या आप मेडिकल से जो दवा लाते हैं उसमें भी बिलियन के रूप में ही बना होता है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि उस दवा में कौन सा पदार्थ कितना है, ये हम लोग बता सकते हैं। या कॉलेज में आप जाते हैं वहाँ पे भी जो लैब में बिलियन के रूप में जो पदार्थ रखा हुआ है उस पदार्थ को आप बता सकते हैं कि उस पदार्थ में कौन मात्रा कितना है, आसानी से बता सकते हैं। और ये वो बिलियन के रूप में ही रखा होता है। और उस बिलियन में विलय और विलायक होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि विलायक का मात्रा अधिक होता है और विलय का मात्रा कम होता है, ठीक है। तो हम लोग सांद्रता के पद से बता सकते हैं कि उस बिलियन में विलय का मात्रा कितना है और विलायक का मात्रा कितना है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग सांद्रता पद को परिभाषित करते हैं। समझते हैं? डाउट है? हम लोग सांद्रता पद को इसलिए परिभाषित करते हैं कि हम लोग बता सकते हैं कि किसी बिलियन में विलय का मात्रा कितना है और विलायक का मात्रा कितना है, ठीक है। अब इस सांद्रता पद को हम लोग दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, ठीक है। ग्रुप ए, इसको ग्रुप ए नाम दे दिया है और दूसरे का ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड, आयतन संबंधित और दूसरे में मास रिलेटेड, द्रव्यमान संबंधित, ठीक है। ग्रुप ए में आयतन संबंधित इकाई को लिखते हैं, यूनिट को लिखते हैं। ग्रुप बी में मास रिलेटेड यूनिट को लिखते हैं, इकाई को लिखते हैं। समझते हैं? आप जानते हैं वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मास जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझते हैं? अच्छा, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट और मास जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब आयतन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है और मास ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई बोतल का जो ढक्कन होता है अगर वो ढक्कन नहीं खुलता है, ठीक है, तो हम लोग उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, उसका आयतन बदल जाता है, लेकिन मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है और हम लोग आसानी से उस बोतल का ढक्कन खोल लेते हैं। या आप एसी रूम में बैठे हैं, अब उस रूम में हम लोग बैठे हैं तो हमारा मास चेंज नहीं होता है, आयतन चेंज होता है।
जितना भी पसीना है वो सब खत्म हो जाता है। तो आयतन चेंज हुआ लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। मतलब आयतन जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझते हैं। सांद्रता पद को हम लोग दो ग्रुप में बांटे हैं। एक साइड में ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरे में मास रिलेटेड हम लोग इकाई को लिखेंगे। वॉल्यूम रिलेटेड में पहला आएगा, इसमें आयतन को लेंगे, आयतन प्रतिशत। ठीक है। दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और तीसरा मोलरता। ठीक है। और इस मास रिलेटेड में यूनिट आता है पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा मोल अंश, और तीसरा मोललता, और चौथा पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक लिख कर समझते हैं। ठीक है। इस सांद्रता के पद से आप किसी विलयन में विलय और विलायक का मात्रा आसानी से बता सकते हैं। इस सांद्रता पद को हम लोग दो प्रकार से परिभाषित करेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आयतन संबंधित वॉल्यूम रिलेटेड इकाई को लेंगे और ग्रुप बी में मास रिलेटेड इकाई को लेंगे। समझते हैं? अच्छा, ये सब इकाई से आप बता सकते हैं किसी विलयन में विलय का मात्रा कितना है और विलायक का मात्रा कितना है। ठीक है, चलिए।